हमारे साथ कमर आगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं आप। डीपी श्रीवास्तव हैं, पूर्व राजदूत हैं, और असलम रिजवी साहब हैं जो कि ईरान मामलों के जानकार यहाँ पर हैं। कमर आगा साहब, शुरुआत आपसे यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर जवाबी कार्रवाई के नाम पर तनाव काफी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान की इस कार्रवाई के बाद कैसी स्थिति आप आगे बनती हुई देख रहे हैं? क्या ये युद्ध यहाँ पर आगे बढ़ सकता है या यहाँ पर ठहराव आ सकता है, या मुमकिन लगता है आपको? देखिए, सभी चाहते हैं कि ठहराव आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो इसराइल कभी भी दमस्कस में ईरानी कॉन्सुलेट पे अटैक नहीं करता। इसके मतलब ये, और फिर इसराइल काफी समय से ये बात कर रहा है कि जब तक के ईरान को कंटेन नहीं किया जाएगा, जब तक के ईरान में रिजीम चेंज नहीं होती, तब तक ये हूती रेबल हों या फिर शिया मलेशियाज हों इराक के, या हिजबुल्लाह हैं, ये बहुत स्ट्रांग बने रहेंगे। तो ये वॉर जो है वो बेसिकली रिजीम चेंज का एक पार्ट है। मैं जानता हूँ कि रिजीम चेंज इतना आसान नहीं है ईरान में, लेकिन यह है कि उसको वीकन करना, ताकि ईरान इन अपने जो समर्थक ग्रुप है उसको सपोर्ट ना दे सके। तो दूसरी बात यह है कि इसराइल जो है वो किसी के दबाव में नहीं आता। पश्चिम देशों से उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, सब कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन नेतन्याहू ने जो डिसाइड किया होगा, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो उसी पे एक्शन लिया जाएगा। और उन्हीं ने कहा है, और उनकी बातों से इस तरह से लगता है कि वो इसका रिटेलिएशन यानी इसके जवाबी कार्रवाई भी देने के लिए इच्छुक है। अब देखना यह है कि अगर अमेरिका का बहुत प्रेशर पड़ता है, इसलिए कि अमेरिका के बगैर मर्जी के बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अमेरिका की सपोर्ट इसराइल के लिए बड़ी क्रूशल है। अमेरिका से गाजा में जो जंग चल रही है उसमें भी लगातार अमेरिकन उनको वेपन्स भी दे रहे हैं और असलहा भी दे रहे हैं। उसके अलावा ये भी है कि इकोनॉमिक सपोर्ट भी उनके पास हासिल है। तो इस वजह से अमेरिका का अगर मैसिव प्रेशर आता है तो शायद ये रुक जाए। लेकिन पॉलिसी जो है दोनों की, अमेरिकन और इजरायली पॉलिसी ये है कि रिजीम चेंज इसराइल के अंदर होना चाहिए, ईरान के अंदर होना चाहिए। क्या होगा, इलेक्शन ईयर है। अमेरिका फिलहाल तो लगता है कि जिस तरह के स्टेटमेंट प्रेसिडेंट बाइडेन के आए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि फर्दर एस्केलेशन हो। अब कितना दबाव उसके ऊपर पड़ता है, ये आने वाला समय में जल्दी ही एक लेकिन यहाँ पर पता आगा चल। साहब, जैसे आपने समझाया इस बात को, यहाँ पर डीपी श्रीवास्तव साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर लगता है कि इजराइल इस बात पर मानेगा कि यहाँ पर इसको रोकना चाहिए, या फिर उनकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई आप होते हुए देख रहे हैं? और होती है तो फिर ये जो तनाव है ये कहाँ पर जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, इसमें एक बड़ी सकारात्मक बात है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ये साफ कह दिया है कि जहां तक इजराइल की रक्षा का संबंध है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जहां कोई कोई आक्रामक कार्यवाही की बात होगी, उसमें अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। इस बात का को इजराइल या उनका नेतृत्व नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल को अमेरिका की सामरिक और आर्थिक मदद की बड़ी ज़रूरत है। और इजराइल इस समय दो पक्षीय झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, पड़ सकता है। हम्म। अब इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा कमर आगा साहब से मैं मेरा अंतर है इस बात में। ये जरूर, ये अमेरिका ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उसका कोई रजीम चेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं है ईरान में। हम्म। तो ये दोनों चीजें अमेरिका की तरफ से इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका ने ईरान को, इजराइल को सलाह भी दी है कि इसके आगे वहां पे कोई खास उनका नुकसान नहीं हुआ है, उनको इसके आगे कोई कार्यवाही ना करें। और ईरान की तरफ से भी बड़ा ही संयम बरता गया है। किसी भी अरब मुल्क या अमेरिकन बेसिस के अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। तो जी। अभी उम्मीद ये की जाती है कि ये मामला यहीं पे रुक जाए। लेकिन क्या रुकता हुआ दिख रहा है असलम रिजवी साहब? ईरान इस वक्त कैसी स्थिति में है? क्या रिजीम बदलने की कोशिश के तौर पर वहां पर यह देखा जा रहा है, या वो इस स्थिति में आपको नजर आता है कि वो इजराइल के साथ एक पूर्ण रूप से वॉर में जा पाए?
देखिए ताबिश भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जो ये कहा जा रहा है कि रजीम चेंज करने की एक साजिश है, इसके पीछे मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त ईरान बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत हालत में है। मैं आप की खिदमत में अर्ज करूं कि ये जो ईरान ने कल रात में हमला किया है, उसके पीछे ईरान के ऊपर वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, उसका बहुत ही प्रेशर था, बहुत ही दबाव था कि वो ईरान एक माकूल जवाब दे। जैसा कि अभी हमसे पहले ये कहा जा रहा था कि ईरान कौंसलेट पर जो हमला किया गया है दमिश्क में, वो असल में ईरान पर हमला है। तो ईरान को पूरा इख्तियार था, उसके पास कानूनी एतबार से भी जवाब था कि वो इसका बदला ले सके। और दूसरी बात ये थी कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और अब वो ईरान जो है उसने प्रेशर को रिलीज कर लिया है। जी उमा, इस पर आप थोड़ा समझाइए, ये क्या दबाव में लिया गया एक्शन है ईरान का? क्योंकि अगर इसको जवाबी कार्रवाई आप कहें, आपने इतने मिसाइल जो है वो दागे, आपने ड्रोन के जरिए हमला किया, लेकिन वो कितने वहां पर लैंड कर पाए? इसको कार्रवाई पूरा कहना ईरान की तरफ से ये सही है, या फिर एक संदेश देने की भले ही सिर्फ कोशिश भर है? ये देखिए, ईरान को ये पहले से पता था कि वो कुछ भी हमला करे, इजराइल का जो आत्मरक्षा प्रणाली है वो इतना मजबूत है कि उसको भेद पाना असंभव है। और ख़ासतौर पे ईरान के हमले की आशंका के मद्देनज़र इजराइल ने और ज़्यादा तैयारी की थी। और सिर्फ इजराइल ने ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो इसी खबर में ये भी जानकारी आई है कि अमेरिकी जो बेसेस हैं वहाँ से भी इंटरसेप्ट किया गया जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन दागे गए उसको। और इसके अलावा जॉर्डन का जो एयर स्पेस है उसको भी बंद किया गया। तकरीबन 1800 किलोमीटर की जो दूरी है, हवाई दूरी, वो है ईरान और इजराइल के बीच में। तो इतनी लंबी दूरी तक जो मिसाइल दागी गई, तो एक रिएक्शन जो टाइम था वो इजराइल के पास काफ़ी था और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है। तो वैसे में कुछ ज़्यादा नुकसान वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। एक एयरबेस पे कुछ मिसाइल ज़रूर आकर गिरे हैं, लेकिन ये एक संकेत ईरान की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा हमला झेलने के बाद अगर ईरान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती तो लगता कि ईरान कहीं कमज़ोर ठहर रहा है। और ख़ासतौर पर तब जब ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खोमैनी की तरफ से यह बयान आया था कि शैतान ने जो काम किया है उसकी सज़ा उसको दी जाएगी और ऐसी सज़ा दी जाएगी जो निर्णायक होगा। तो इस तरह के बयान के बाद ईरान की तरफ से इस तरह के हमले की जो आशंका है वो बार बार जताई जा रही थी। पहले कहा गया था ईद के आसपास होगा, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा जो तनाव है वो अमेरिका की तरफ से भी जताई जा रही थी। और इजराइल तो उसके लिए तैयार था ही, और बल्कि ईरान की तरफ से बयान भी आया कि जो इजराइल है वो सो नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि कब किस रूप में ईरान का हमला होगा। तो आखिरकार कल रात को इस तरह का हमला हो गया। और अब मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से अभी एक और कोई ज़्यादा एक्शन नहीं होगा। हालांकि बयान में ज़रूर कहा गया है कि आगे जरूरत पड़ा तो और ज़्यादा हमले किए जाएंगे। अब इजराइल पे निगाह है कि क्या वो यहाँ पे थमना चाहता है और तनाव को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है, अमेरिकी सलाह को मानता है, या फिर जो नेतन्याहू हैं वो अपने घरेलू दबाव में, कितना बड़ा हमला ईरान ने कर दिया, पहली बार सीधे ज़मीन पर जो मिसाइल है वो दागी गई, तो क्या अब वो अपना दिखाने के लिए आगे आते हैं और अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको मजबूत करने के लिए, अपने घर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या वो ईरान पर हमले करते हैं? इस बात पे निगाह होती है। और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई एक्शन होगा तो वो साथ नहीं होगा इजराइल के। लेकिन क्या इसके बावजूद इजराइल इस तरह का कोई एक्शन लेता है, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर कि इजराइल इसको अब कैसे लेता है आगे, क्योंकि आत्मरक्षा को लेकर इजराइल बहुत बढ़ चढ़कर बोलता रहा है। अब उनका क्या एक्शन यहाँ पर हो सकता है, इस पर और बात यहाँ पर करेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पूरी दुनिया की इस पर नजर है कि कहीं एक और जो लड़ाई है वो यहां पर फैल ना जाए। कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जानकार डीपी श्रीवास्तव साहब हैं, असलम रिजवी हमारे साथ हैं। इस पर और चर्चा करते हैं। उमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, ये हर एक लड़ाई को लेकर चिंता होती है कि कहीं इसका फैलाव जो है वो बढ़ ना जाए और भी जो मुल्क हैं इसमें शामिल ना हो जाएं। अब जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच, इसको देखकर आपका क्या आकलन है? क्या यहाँ पर ये युद्ध एक बार और फैल सकता है यहाँ से, इन दोनों देशों के अलावा? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये
कि इस समय इसराइल के अंदर बहुत फार राइट गवर्नमेंट है। अब वो ये चाहती है कि उसके जितने भी इश्यूज हैं या जितने भी एनिमीज हैं, ये आर्क ऑफ रेसिस्टेंस जिसको कहते हैं, इनको और फिर गाजा का मसला हल होना चाहिए। युद्ध जो है वो पहले ही फैल चुका है। अमेरिकन डिप्लॉयमेंट पूरे क्षेत्र में हो, चाहे वो रेड सी हो या ईस्टर्न मेडिटेरेनियन हो, या फिर उसके अलावा अब खाड़ी का जो इशू है, पर्शियन गल्फ का जो रीजन है, वहां पे भी डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है। और एक इजरायली शिप भी ईरान के कब्जे में है। फिर उसके अलावा जी कल भी अटैक हुआ। दूसरी बात ये कि ये फार राइट जितने भी ग्रुप्स हैं इस समय इसराइल के अंदर, इनके ऊपर ये देखना होगा कि कितना अमेरिकन प्रेशर पड़ता है। इसलिए कि नेतन्याहू जी भी चाहते हैं कि एक तो गाजा का मसला हल होना चाहिए। 6 महीने से जंग चल रही है, वो हल नहीं हो पा रहा। बहुत से इजरायली और लोगों का मानना ये है, उसके अलावा बाहर भी मानना ये है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी बढ़ा रहे हैं। और वो बहुत पहले से कहते थे कि ईरान के साथ कोई संधि नहीं होनी चाहिए, बातचीत से नहीं मसले हल होंगे, बल्कि एक ही तरीका है उसका, न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उसको ध्वस्त करना चाहिए। इसके अलावा जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका की जो ईरान ने इस समय जो अपने रिश्ते बनाए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, उससे अमेरिकन भी काफी नाराज है उसको लेके। और हम देख रहे हैं कि जब से ये रिश्तों में सुधार हुआ है, लगातार ट्रुप डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है उस रीजन में, और अमेरिका ने ये बात साफ कही है कि उसको एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए सऊदी अरेबिया भी बहुत मेजर चेंजेस उसकी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसीज में आ रहे हैं। ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहा है, जिससे अमेरिकन चिंतित है। और अमेरिका इस समय कोई जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत मिलिटराइज्ड फॉरेन पॉलिसी आपको नजर आती है। जी काफी समय से हम देख रहे हैं वो मसलों को युद्ध ही के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ा सेक्शन है जो नहीं चाहता कि युद्ध हो। जी मैं इस्टेब्लिशमेंट में भी और और बाहर भी, यही लेकिन कमर आगा साहब शायद वजह भी हो सकती है कि अमेरिका भी यहाँ पर देखकर ही प्रतिक्रिया दे रहा है, अपने आप को स्पष्ट रखना चाहता है कि आप आक्रामक कार्रवाई में हम जो है यहाँ पर साथ नहीं है। लेकिन उमा, कोई सीधे तौर पर शामिल हो ना हो, लेकिन असर तो सब पर पड़ता है। अगर यहाँ पर देखें, फारस की खाड़ी जो है वो एक महत्वपूर्ण रूट भी है, और जो जहाज यहाँ पर अगवा किया गया उसमें 17 भारतीय भी हैं, तो हम पर भी असर पड़ रहा है। इन भारतीयों के लिए क्या जो है किया जा रहा है अभी, और ये स्थिति अभी कैसी है यहाँ पर? जी देखिए, जब ये जानकारी आई कि जिस जहाज़ को ईरान ने अपने नियंत्रण में लिया है, उसके बाद से ही भारत सरकार जो है उसने अपनी कोशिश जो है वो शुरू कर दी, और एक बयान जारी किया गया, और उसमें ये कहा गया सूत्रों के हवाले से कि तेहरान और दूसरी तरफ यहाँ ईरान का जो दूतावास है उसके साथ जो भारत सरकार है उसके संपर्क में है, और कोशिश ये की जा रही है कि भारतीयों को जल्द से जल्द छुड़ाया जा सके, और जब तक वो नहीं छूटते हैं तब तक उनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो मांगी गई, और सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो अनुरोध है वो किया गया। तो भारत की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन हाँ, असर की जहाँ तक बात है तो ये जो कंटेनर जहाज़ है वो यूएई से भारत ही आ रहा था, और जाहिर सी बात है कि जब मालवाहक जहाज़ों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं और इस तरह से उसको एक बार जो ईरान है उसने इस मामले में उसको नियंत्रण में लिया है, तो जो कुछ भी माल जो भारत आता है या दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। उसका खामियाजा जो है अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है, चाहे वो दुनिया हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, उस पर असर पड़ना लाजमी है। और इसका कितना खामियाजा बाकी देशों को या वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को उठाना पड़ सकता है, इस पर और चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।